Alright, so we are studying genetics, and genetics, I said, is the subject dealing with inheritance and variation. Alright, so inheritance और variation से deal करने वाला जो हमारा subject है, that is our genetics. What is inheritance? Inheritance के word में inherit करना है, so that is the transmission of characters from parents to progeny. जो भी मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें कॉपी में नोट करना है. ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग को इस चैप्टर में अलग अलग नाम से बोला जाएगा, एंड ऑफस्प्रिंग और को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोजेनी. ठीक है, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स जाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इनहेरिटेंस. थर्ड थिंग दैट कम्स हियर इज वेरिएशन. वेरिएशन को कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन तो तुम्हें पता है ना कि मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग दिखता हूँ, थोड़ा क्या बहुत अलग दिखता हूँ, या मैं अपने ब्रदर सिस्टर से भी अलग दिखता हूँ. दैट इज व्हाई देयर इज सम चेंज इन दी माई कैरेक्टर्स दैट वाज नॉट देयर इन माई पेरेंट्स. तो ऐसे चेंजेस, तो डिग्री टू विच अ प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन. डिग्री मतलब नापना, किसी को मेजर कर रहे हैं, तो डिग्री टू विच अ प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम their parents, from its parents, is called variation. कितना हम वेरी करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो हमारा वेरिएशन. तो there are three terms: genetics, inheritance, variation. Are these three terms clear to you? Yes or no? क्लियर है किसी? ठीक है. देन अब बात ये आ रही है, क्या ये जो टॉपिक जेनेटिक्स है, क्या ये अभी अभी शुरू हुआ है पढ़ना, या हम पहले से पढ़ते थे? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एक अर्ली एग्जाम्पल्स जिसमें ह्यूमंस वर फाउंड टू use the knowledge of genetics as early as 8000 to 10,000 BC. तो 8000 to 10,000 BC में भी वेरिएशंस का फायदा उठाया जाता था, जिसमें प्लांट्स को सिलेक्टिवली ब्रीड कराया जाता था कि एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, और इन दो प्लांट्स में से सपोज एक प्लांट को हमें पता चला इससे खाना अच्छा प्रोड्यूस होता है, तो दिस वन प्रोड्यूसेस गुड यील्ड and this one has good disease resistance. तो मतलब इतने सालों पहले भी लोगों को नॉलेज थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि प्लांट्स और एनिमल्स की कौन सी ब्रीड अच्छा खाना प्रोड्यूस करती है और कौन सी रेजिस्टेंट से कोई डिजीज से रेजिस्टेंट है. जैसे कोई डिजीजेस, फंगल बैक्टीरियल डिजीजेस है, उनसे कौन सा प्लांट जो है दैट इज रेजिस्टेंट. तो इन केसेस में दे यूज टू ब्रीड देम. जैसे एक प्लांट का स्टेमन उठाया, इसका एंथर उठाया, स्टाइल देखो, फीमेल पार्ट एक का यूज किया, मेल इसका, इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करा के दे प्रोड्यूस. यस बोलो. यस, क्या बोल रहे हो? लैग आ रहा है, बट अंडरस्टैंडेबल है तो प्लीज. अगर अंडरस्टैंडेबल है तो थोड़ा सा, क्योंकि आज नेटवर्क इशू हो रहा है, आई एम ट्राइंग इट टू सॉल्व इट. अगर अंडरस्टैंडेबल है तो प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज चैट पे लिख दो जो भी पॉइंट समझ नहीं आता. ऑलराइट अश्विन? दिस वन. हेलो, हाँ जी, आप उसे मैसेज कर दो. यश कह रहा था वो कल उसने ली नहीं है क्लास फिजिक्स की. यश कह रहा था फिजिक्स की क्लास नहीं ली उसने कल. चलो मैं बाद में करता हूँ, आप उससे बात करो.
ऑलराइट, सो गुड ईल्ड, ईल्ड मतलब अच्छा खाना बना रहे, और ये डिजीज रेजिस्टेंट है, तो जो नया प्लांट होगा उसकी ईल्ड भी अच्छी होगी और उसमें डिजीज भी रेजिस्टेंट होगा वो। तो दिस इज कॉल्ड ब्रीडिंग, दिस इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में वी यूज जेनेटिक्स की नॉलेज कि इसके जीन्स अच्छे हैं खाना प्रोड्यूस करने में, इसके जीन्स अच्छे हैं डिजीज को रेजिस्ट करने में, दोनों को मिला दिया तो जो प्लांट बनेगा उसके अंदर दोनों का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज करेक्टर्स विल कम। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल है दैट इज, और इन इंडिया एक काउस की ब्रीड है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लर्न, साहिवाल काउस। दिस इज अ ब्रीड ऑफ, पंजाब में काउस की एक ब्रीड है और इसको बनाया गया है एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस को ब्रीड करके और आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके डोमेस्टिकेट करके। मतलब हमें कहीं जंगल में कोई गाय मिली और वो गाय अच्छा दूध या देती थी और बेटर क्वालिटी की दूध देती थी और वो शायद डिजीज भी नहीं लगती होगी, तो ऐसी काउस को वाइल्ड से उठाकर घरों में डोमेस्टिकेट करा so that we could get a new cow, new type of cow that is producing more and better yield of milk. So that is why we are saying कि ये भी knowledge genetics की है। We got to know कि इस cow के अंदर अच्छे genes है तो we domesticated it and now it is known as Sahiwal cows of the Punjab. So are these two examples of breeding clear to you, how they use the knowledge of genetics? Yes or no? All right. काउस वाले में क्या था, काउस वाले में ये है कि ना कोई वाइल्ड काउस थी, मतलब जंगलों में कुछ काउस थी, उन काउ को उठा के घर पे ले आए और घर पे उनको पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट किया, सो दैट अब आगे आने वाली जनरेशन में वो काउस डोमेस्टिकेट हो जाए। मतलब जैसे डॉग्स, अब डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं, कुछ स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो स्ट्रीट पे रहते हैं और कुछ वेराइटी होती है जो घरों में ही रहती है, राइट। तो इसी तरीके से जो बाहर की वाइल्ड काउ थी वो बेटर थी, उसकी नॉलेज रखते हुए ये साहिवाल काउस को डेवलप किया इन्होंने। ऑलराइट, सो क्लियर है कनिष्का? नेक्स्ट, तो अब हमें पता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। मेंडल का काम तो बहुत ही फेमस है ना। विदाउट ग्रेगर मेंडल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, बट एक बात तो मैं ये बताऊं कि जो मेंडल का जो काम था, मेंडल के काम के लिए उसे कभी क्रेडिट नहीं मिला। उसका काम तब फेमस हुआ व्हेन ही डाइड, बिकॉज उससे पहले ही ऑलवेज गॉट मतलब ही वॉज ऑलवेज लुक डाउन बाय अदर बायोलॉजिस्ट। बाकी बायोलॉजिस्ट उसको ऐसे देखते थे कि अरे ये तो पागल है, बिकॉज ही वॉज अप्लाइंग मैथ्स टू बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे उसने बड़े मैथमेटिकली उसको यूज करके ग्रेगर मेंडल ने बहुत ही अच्छे लॉज निकाले, बट इट वॉज नॉट एक्नॉलेज बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसके लॉज को ऐसे ही बेकार घोषित कर दिया था। एंड आफ्टर हिज डेथ वी गॉट टू नो कि हिज लॉज वर सो एक्यूरेट एंड वी स्टिल स्टडी देम, जब उसने काम इतने टाइम पहले किया था। तो ग्रेगर मेंडल डिड नॉट गेट credit for his work while he was alive. After his death, his name became famous for what he has contributed to the genetics. So what he did is, first of all, he was the first one to apply mathematic logic to biology problems. आज से पहले लोग सोचते थे कि मैथमेटिक्स अलग फील्ड है, जैसे तुम्हें हो जाता है पीसीबी लो या पीसीएम लो, दैट इज बायोलॉजी के लिए मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है। बट मेंडल ने was the first one to apply mathematics in biology, इसीलिए शायद उसके काम को बाकी बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, ऑल्सो
इसने एक लार्ज सैंपल साइज लिया था। लार्ज सैंपल साइज मतलब उसने एक दो गार्डन पी यूज किया था, पर उसने अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बट ही टुक अ लार्ज सैंपल, नॉट जस्ट 1-2 प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स पे उसने काम किया था। सो इट वाज वेरी, तुम सोचो एक प्लांट को उगाने में कितना टाइम लगता है, एंड ही हैड डन इट विद अ लार्ज सैंपल साइज जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, एंड still he continued the work despite the disappointments that he faced. So now talking about Gregor Mendel's experiment, तो ग्रेगर मेंडल के साथ गार्डन पी प्लांट की बात जरूर होती है, बिकॉज ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। और इसका कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन बनता था बचपन में कि वाई ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, गिव पॉइंट्स। तो हम इसमें बोलते थे इट इज क्या क्या बोलते थे तुम, दैट इट हैज अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल छोटा है तो जल्दी बर्थ होकर जल्दी डेथ हो जाती थी। तो और इट वाज इट शोड 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स थे उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग थे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वर देयर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि बिल्कुल नजर में आ जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अगर एक चीज येलो थी तो दूसरी ग्रीन थी, दोनों कलर बहुत डिफरेंट थे, ऐसा नहीं था कोई येलो के शेड्स में थे, एक येलो एक ग्रीन एक वाइट। हाँ, इजीली अवेलेबल भी बोलते थे हम कि ये बड़ी जल्दी मिलते हैं, मटर तो हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग लिखना जरूरी है। कॉन्ट्रास्टिंग क्यों? क्योंकि जो करेक्टर उसने सिलेक्ट किए वो बिल्कुल एक दूसरे में दिखाई देते हैं, जब वो उगेंगे तो हमें आराम से दिखेगा कि एक पर्पल है एक वाइट है, ऐसा तो नहीं है कि पिंक बीच में आ गया एटसेट्रा। तो सिमिलरली राउंड रिंकल टॉल शॉर्ट, तो ये दोनों करेक्टर्स जो भी पेयर तुम उठाओ वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का पेयर था, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा इट वॉज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, इट कुड बी ब्रीड, सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था और इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इट वॉज वेरी इजी टू मेक ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जो सेल्फ ब्रीड कराया जाए। सेल्फ ब्रेड मतलब सेल्फ पॉलिनेट, एक ही प्लांट की प्रोजेनी को बार बार पॉलिनेशन किया जाए, ठीक है। तो सेल्फ ब्रेड फॉर मेनी जनरेशन, मेनी जनरेशन मतलब बहुत सालों तक, बहुत सालों तक तो नहीं, बहुत सारी जनरेशन तक। मतलब अगर मैं एक ही प्लांट लूं, एक ही प्लांट के अंदर एक ही स्टिग्मा और ये एंथर है, स्टिग्मा और एंथर है, ठीक है ना, और इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराता रहा हूं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि इसी के एंथर से इसी के स्टिक, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ कोई बात नहीं, वो मेरे यहाँ, या आई नो वो लैग कर रही है, यहाँ पे भी लैग कर रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो प्लीज आज की क्लास में थोड़ा सा बेयर कर लो। अरे सो आई एम सेइंग एंथर से उसी के स्टिग्मा पर लैंड करा दिया, तो इससे जो सीड बने वो सेल्फ पॉलिनेशन से बने। फिर इस प्लांट, ये जब सीड, इससे सीड से प्लांट बना, उसके अंदर फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, एक ही जनरेशन में बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा था। और सेल्फ पॉलिनेशन कराने से ऐसे प्लांट जो बनते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर दोज दैट आर सेल्फ ब्रेड फॉर मेनी जनरेशन, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, बहुत सारी जनरेशन तक सेल्फ ब्रेड कराया जाता। तो गार्डन पी प्लांट के ये कैरेक्टर्स क्लियर हैं, यस और नो? और कुछ, हाँ बोलो। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा रहे, हम दो प्लांट्स अलग अलग नहीं ले रहे, एक ही प्लांट को बार बार पॉलिनेट कराकर उसको बहुत सारी जनरेशन तक, जनरेशन मतलब एक प्लांट फिर उसकी सीड, फिर वो प्लांट बना फिर उसकी सीड,
तो बहुत सारी जनरेशन तक हमने उसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कराया। ऐसा प्लांट कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। क्लियर है अश्मीत? ठीक है। अब हाँ, शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसके अंदर ये कुछ ही महीने जीता है, मतलब एक साल भी शायद नहीं होती इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये फर्स्ट फेज में आया, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज, डेथ। तो बड़ी जल्दी इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तो ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होती है। ठीक है कनिष्का? ऑल राइट। सो टॉकिंग अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल की एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम वैसे ही करते हैं जैसे उसने किया होगा, ठीक है? क्योंकि ये सोचो कि अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसको नोटबुक में बनाएंगे साफ साफ, ठीक है? सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट फर्स्ट he took a true breeding tall and true breeding dwarf plant. True breeding tall and dwarf plant and क्रॉस देम, क्रॉस माने इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गेमीट्स कराया, क्रॉस देम टू ऑब्टेन द फर्स्ट प्रोजेनी। फर्स्ट प्रोजेनी को बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन। फर्स्ट प्रोजेनी मतलब जो पहली प्रोजेनी आती है उसको हम बोलते हैं F1। F1 में F इज फिलियल, फिलियल इज नथिंग बट ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, उसी की बात हो रही है। तो हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया डॉर्फ। मेंडल ने एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया। तो ही ऑब्जर्व कि जो इसकी प्रोजेनी बनी थी दैट वाज नॉट मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट की नहीं थी, बट इट वाज टॉल ओनली। आई नो तुम्हें इसके पीछे की रीजन पता है, बट उसको भी मत लगाओ। अभी मेंडल के हिसाब से सोचो, मेंडल को पता था कि इसके अंदर कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो उसने जो देखा उसकी नजर से देखो, तो उसने एक देखा कि मैंने एक टॉल प्लांट लिया और मैंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उसमें आ गया टॉल प्लांट। उसने ये लार्ज सैंपल साइज पे किया। लार्ज सैंपल साइज मतलब इसने सिर्फ टॉल और ड्वार्फ पे नहीं किया, उसने फिर राउंड और येलो और ग्रीन पे भी करके देखा, उसने राउंड एंड रिंकल पे भी करके देखा, उसने वॉयलेट और वाइट पे भी करके देखा, उसने हर एक केस करके देखा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लेकर। और ही ऑलवेज ऑब्जर्व दैट ओनली वन करेक्टर is expressed in F1 generation. F1 में only one character is expressed and he named the such character as a dominant character. He named such character as a dominant character. ठीक है? और the one that was not expressed in the F1 he called it a recessive character. Character not expressed in the F1 was called the recessive character. ठीक है? मुझे बताओ इतनी सी बात तुम्हें समझ आई, यस और नो?
देखो पॉइंट ये है कि उसने क्या किया, उसने दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए। वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जरूरी नहीं है टॉल डॉफ, टॉल डॉफ से हम समझते हैं, पर उसने यहाँ पे ऐसे भी ले सकता था कि एक येलो ले ले ग्रीन, येलो सीड ग्रीन सीड, या फिर वो ले ले वॉयलेट फ्लावर्स एक वाइट फ्लावर्स। तो हर एक केस में उसने देखा सिर्फ एक ही करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, या तो टॉल होता या डॉफ, या वॉयलेट होता या वाइट। ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग हो रही है। सो देयर वॉज नो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, देयर वॉज नो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर। हमें ऐसे दिमाग में ऐसा लगता था कि टॉल और ड्वार्फ से तो मीडियम हाइट बननी चाहिए, बट देयर वॉज नो मिक्सिंग ऑफ द करेक्टर। सिर्फ एक इन दोनों करेक्टर में से एक F1 में आएगा। दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज पेरेंट। सपोज ये मेल और दिस इज फीमेल, तो दीज आर पेरेंट्स। पेरेंट्स में एक मेल एक फीमेल, और इसको हम F1 जनरेशन लिखते हैं कि ये ऑफस्प्रिंग है। कनिष्का ये क्लियर है, यस और नो? अपूर्व धीरे धीरे समझ आएगा, ह्यूमन में ऐसा क्यों नहीं होता वो अभी बताऊंगा मैं। ह्यूमन में एक जीन नहीं बहुत सारे जीन होते हैं जो हाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमंस में भी हमें लगता है ना ऐसे ही होना चाहिए, अगर मेंडल का लॉ फॉलो होता है तो एक टॉल एक ड्वार्फ में टॉल या ड्वार्फ होना चाहिए, बट ऐसा ह्यूमंस में इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइट को कंट्रोल करने वाला ह्यूमन में सिर्फ एक जीन नहीं है, बहुत सारे जीन है। तो अगर वो सारे जीन एक साथ डोमिनेंट हो जाते हैं तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है। अगर एक इंसान में सारे जीन्स रिसेसिव हो जाते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। पर ऐसा होता है कि मिक्स एंड मैचेस होते हैं, तो दैट इज वाई वहां पे वेराइटी ऑफ हाइट्स वी गेट टू सी इन ह्यूमंस, क्योंकि पी प्लांट में एक ही करेक्टर एक ही जीन कंट्रोल कर रहा होता है। तो एक जीन अगर गया तो टॉल, अगर वो नहीं गया तो ड्वार्फ। तो दैट इज वाई उसमें मीडियम हाइट नहीं आती। पर अगर यू विल स्टडी इट लेटर कि देयर आर करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, ठीक है? यस, हॉर्मोन्स आल्सो हैव अ फैक्टर, करेक्ट खुशी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट की बात आगे बढ़ाएं तो हाउ डिड ही एक्सप्लेन दिस फिनोमेना? तो उसने इस फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन किया अपने ही एक्सपेरिमेंट में। अब जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका कुछ रीजन भी तो दोगे, तो उसने क्या रीजन पब्लिश किया अपनी बुक में? ही सेड कि जब टॉल प्लांट के अंदर कुछ जीन होंगे एंड दे आर कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट उसने यूज किया उसके अंदर कुछ जीन होंगे स्मॉल टी। तो ही सेड कि पेरेंट्स में एक पेरेंट टॉल, अच्छा अब इस केस में ये पेरेंट्स का फिनोटाइप है और ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इसकी बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बताऊं। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे करेक्टर्स जिनको फिजिकली हम देखकर बता सकें वो फिनोटाइप से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला प्लांट, उसने जो मेल प्लांट लिया दैट वाज टॉल, और जो फीमेल प्लांट लिया वो क्या था, डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ ये तुम आंखों से देख के बता सकते हो, तो ये एक फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस से हम बता रहे हैं। बट जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये हम सोच सकते हैं पर इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज द जेनेटिक मेकअप or of an organism. Obviously you cannot look into the nucleus and the chromosome to find कि कैसा जीन उसके अंदर है। तो इस केस में ये जो कैपिटल टी है, क्या ये हमें उस प्लांट के ऊपर भगवान ने छाप के दिया था कि ये कैपिटल टी है? नहीं, ये हमने उसके जीनोटाइप को सोचा कि उसके अंदर कुछ ऐसा करेक्टर होगा जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये टॉल है। तो ये उसके जीन्स हैं। अगर तुम किसी के जीन्स की बात करो तो तुम उसके जीनोटाइप की बात कर रहे हो।
अगर तुम उसके कोई फिजिकल अपीयरेंस की बात करो तो तुम उसके फिनोटाइप की बात कर रहे हो। जैसे तुम्हें घर पे बोलते हैं कि यार इसके जीन्स में है ये, तो वो तुम उसके जीनोटाइप की बात कर रहे हो, और जिस करेक्टर को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसका फिनोटाइप है। तो व्हाट इज जीन आफ्टर ऑल, उसने क्या बोला जीनोटाइप, ये जीन्स वीन्स है क्या? तो पहले हम जीन्स की तो बात करें, तो मेंडल सेड कि देयर आर, व्हाट आर जीन्स और फैक्टर्स। पहले उन्हें फैक्टर्स बोलते थे, आज हम उन्हें जीन्स बोलते हैं। व्हाट आर दीज? तो मेंडल सेड समथिंग, मेंडल ऑब्जर्व stated that something was being passed from passed on stably from parents to offsprings. He called them factors. Today we know them as genes. Please write this. I'll be back in 2 minutes. Hello. Yes. So चेंजेस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स चीज़ों पे हो सकते हैं, ये सशमीत, बट चेंजेस हो सकते हैं। अगर हाइट की बात करें तो हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, और वो ग्रोथ हार्मोन जो है दैट इज रिलीज फ्रॉम ब्रेन। तो अगर एक्सरसाइज वगैरह से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो उससे हाइट बढ़ सकती है। इट इज़ नॉट लाइक एवरीथिंग इज रिटन इन, एनवायरनमेंट ऑल्सो हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर ह्यूमन बॉडी। तो अगर एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की बात करें तो इफ़ यू रिमेन स्ट्रेस फ्री, यू रिमेन फिजिकली फिट, तो गुड हार्मोन्स आर रिलीज एंड देन योर जीन्स कैन बी एक्टिवेटेड, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। तो एनीवेज, नाउ मूविंग ऑन टू दिस, मेंडल ने बोला कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में स्टेबली जाता है। उस चीज को उसने बोल दिया फैक्टर्स। मतलब कोई ना कोई चीज पेरेंट के न्यूक्लियस से, हमें पता है, वो ऑफस्प्रिंग के न्यूक्लियस में जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो उसको, उसका कुछ यूनिट को फैक्टर्स नाम दिया, एंड फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यू कैन ऐड दिस लाइन दैट फैक्टर्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट का मतलब होता है एक छोटा छोटा टाइप,
छोटा पैकेट, एक इनहेरिटेंस करनी है तो हमें कोई पैकेट चाहिए, वो फैक्टर है, वो पैकेट है, फैक्टर है, वो जीन। ठीक है, तो इज दिस डेफिनेशन क्लियर, येस और नो? क्लियर है खुशी? एवरीवन, इज दिस क्लियर? येस और नो? राइट इन चैट। समृद्धि, सिमरन, नितांश, नंदिनी, भव्या, दिशा। यस, सो नाउ अब उसने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि उस मेंडल ने ऑब्जर्वेशन और किया कि ना जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो सेग्रीगेट हो जाते हैं मतलब जो गेमीट्स बनेंगे, जो पी प्लांट के गेमीट्स बनेंगे, एक गेमीट में एक ही फैक्टर जाएगा, एक ही जीन जाएगा। तो इसके गेमीट्स बन गए 4, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और ये जो गेमीट्स बन गए, ये गेमीट्स को के बीच में, जैसे स्पर्म एंड ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे गेमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो वी विल सी। हाँ बोल, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। इट इज नॉट डिफाइंड, अगर डेफिनेशन आती है तो दोनों चीजें लिखनी होंगी कनिष्का, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस भी और ये वाली पॉइंट भी। हाँ तुम बोलो, क्या बोल रहे थे अश्मीन? रिपीट कर दूं फैक्ट, क्या जीन्स की डेफिनेशन? गेमीट्स, तो गेमीट्स में कह रहा हूँ कि जब पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट होकर गेमीट्स बनाते हैं, तो हर एक, जैसे स्पर्म और ओवम बनते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और इसके अंदर एग, ओवम एग बनेगा, तो ये इनके बीच में क्या हो जाता है, जो भी पेयर होता है वो पेयर सेपरेट हो जाता है। क्योंकि डिप्लॉयड से, पेरेंट के जो सेल होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, पेरेंट्स आर डिप्लॉयड, पर गेमीट्स आर हैप्लॉयड। डिप्लॉयड हैप्लॉयड तो सबने कर लिया था। डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल क्रोमोसोम। डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड को n से। तो जो डिप्लॉयड वाले पेयर है वो सेपरेट होकर हैप्लॉयड गेमीट्स बनाता है, और हैप्लॉयड होते वक्त जो गेमीट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो गेमीट्स सेपरेट होने के बाद अब इन गेमीट्स के बीच में पॉसिबिलिटी ऑफ fertilization is there. So we find कि in all the four possibilities we find the same type of genotype. Same type of genotype मतलब जो भी F1 जनरेशन बनी है उसमें सबके पास कैपिटल T स्मॉल t है। तो मेंडल ने बोला कि इनमें से एक जो है वो डोमिनेंट है, सो कैपिटल T इज डोमिनेंट, ऑल आर टॉल as because capital T is dominant over small t। तो यहां पे उसने बोला कि कैपिटल T जो है वो स्मॉल t के ऊपर डोमिनेंट है, इसीलिए सिर्फ कैपिटल T ही एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसीलिए सारे के सारे टॉल 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 और टॉल। ठीक है, तो अगर मैं डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा और बेटर लिखूं, तो व्हाट इज अ डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट ट्रेट? इसमें हम लिखते हैं इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर of
dissimilar factor one is able to express itself, ठीक है, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, यानी कि जब फैक्टर्स जो थे वो डिसिमिलर होंगे, दिस इज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स। जब पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स आएगा तो उन डिसिमिलर फैक्टर्स में से एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा, मतलब एक एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, और जो नहीं करेगा दैट विल बी रिसेसिव ट्रेट। Same definition में you'll say in a pair of dissimilar factor, the one which is not able to express itself is called a recessive trait. ठीक है, अच्छा, तो yes, this question is there, सिमरन is asking कि हमने यहाँ पे डबल टीज क्यों यूज करें हैं। डबल टी इसलिए यूज करें क्योंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इनके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के पास एक एक फैक्टर होता है, तो इसीलिए हमने पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स को क्या बनाया है, डबल टीज। और जो गेमीट्स हैं ऑब्वियसली दे विल हैव द हाफ द कंटेंट ऑफ द पेरेंट्स, तो गेमीट्स में हाफ कंटेंट होने की वजह से वो सिंगल टीज बने हैं। इज दिस क्लियर सिमरन? So is this cross and its explanation clear to everyone? Yes or no? Disha, Ashmeet, Kanishka, Nitansh. All right. अब हाँ, वो डोमिनेंस क्यों होता है और रिसेसिव क्यों होता है उसकी हम एक बात करेंगे, पर मेरा एक क्वेश्चन तुम्हारे से ही है, अगर सपोज बेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट लिया था उसमें कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल होता और दूसरा स्मॉल टी वाला डॉफ होता, तो क्या मेंडल अपना लॉ को प्रूव कर पाता इस क्रॉस से? तुम करके दिखाओ, क्रॉस बनाओ, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, इस क्रॉस को कंप्लीट करो, जैसे मैंने बनाया है सारी चीजें लिखनी है सिवाय एन के, ये एन और 2n नहीं लिखना, एन और 2n नहीं लिखना, बाकी सब सारा कुछ लिखना है यहाँ पे। ये क्रॉस बना के मुझे व्हाट्सएप करो, आई एम सेंडिंग यू दिस नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आई नीड टू सी एवरीवन्स क्रॉस एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई मेंडल डिड नॉट गेट दिस क्रॉस। 8800446016, send WhatsApp on this number with your cross within 2 minutes। पूरा क्रॉस होना चाहिए, पेरेंट्स, गेमीट्स, ऑफस्प्रिंग, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एवरीथिंग।
ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये था ना कि मेंडल की क्रॉस में ये क्यों नहीं आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी? व्हाई इज इट सो कि मेंडल के लॉज में, अगर मेंडल का लॉ तो लगता नहीं, अच्छा मेंडल का लॉ नहीं लगता यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक टॉल और एक ड्वार्फ था, पर एक तो एक्सप्रेस नहीं हुआ था, इसमें एक ड्वार्फ भी आया होगा, तुम्हारे पास आया है कि नहीं आया? यस और नो? वन ऑफ देम, जो वन ऑफ द प्रोजेनी है, दैट इज ड्वार्फ। तो कोई आंसर है कि अच्छा माइक? ऑलराइट, सो आई एम सेइंग कि यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ में से एक टॉल था एक ड्वार्फ था, पर इसकी एक प्रोजेनी तो ड्वार्फ भी होगी, तो दैट इज वाई मेंडल का लॉ यहां तो नहीं लग रहा। हाँ बोलो। तो यहां पे 3 टॉल आए होंगे और एक ड्वार्फ आया होगा, यस और नो? कैसे? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो यहां पर टॉल, अच्छा हाँ, 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ आए, राइट, 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ। तो मुझे एक बात बताओ, मेंडल ने ऐसा प्लांट क्यों नहीं उठा लिया? The reason lies, the point lies in the word self breeding. हाँ, in the word true breeding. ट्रू ब्रीडिंग हमने लाइन में क्या बोल रहे हो? द वर्ड ट्रू ब्रीडिंग, खुशी फिर से बोलना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रेड्स और टॉल ट्रेड्स एक ही F1 प्रोजेनी में आते हैं। हाँ पर नहीं, ऐसा वही तो कह रहा हूँ, मेंडल के ने लॉ में तो नहीं था ऐसा। तो द पॉइंट इज कि ये वाला जो है, दिस इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग। और उसने कैसे लिए थे? ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग वो होते हैं ना जो सेल्फ ब्रेड होते हैं, और जो सेल्फ ब्रेड होते जाएंगे वो उनके अंदर तो करेक्टर या तो कैपिटल टी बचेगा या स्मॉल टी बचेगा। तो यहां पर ये ट्रू ब्रीडिंग है ही नहीं। अगर ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, दिस इज द रीजन वाई ये क्रॉस हम नहीं लेते, ठीक है? तो मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लिए थे, और ये वाला ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तब बना होगा जब एक टॉल और एक ड्वार्फ से ये हाइब्रिड है। I will expand more on this in next class. ठीक है? Type present in chat everyone. सर हाँ बोलो। सर ये नोट्स आप ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ मैं भेज दूंगा। I'll send them. Type present in chat. खुशी वो केमिस्ट्री करनी है? बैठो, घर पे बोला है ना, बोल दो फोन करके। ऑलराइट, यू ऑल कैन लीव, सिर्फ केमिस्ट्री वाले बचेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, बाकी सारे जा सकते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर प्लीज एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ मैं आज ऐड कर दूंगा, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार। बोल दिया? हाँ अनुज, अपूर्व,
यस अश्मी, हाशमी, कोई नहीं, आज तो न्यू टॉपिक शुरू है, आज रिवीजन शुरू है, रिवीजन शुरू है आज। चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल लास्ट क्लास में लेक्चर में। अच्छा, सॉल्यूशंस कराऊं इलेक्ट्रोकेम, क्या कह रहे थे तुम? इलेक्ट्रोकेम कह रहे थे ना फिर आज? कुछ भी करा दो, कुछ। इलेक्ट्रोकेम, राइट, इलेक्ट्रोकेम एवरीवन इज सेइंग। सर मेरे पास आ रही है। इलेक्ट क्या नितांश, क्या आ रहा है? ऑर्गेनिक आ रही है। एक चैप्टर तो आपने करा दिया, एक वो रह रहा है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर भी आ। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आ रही तुम्हारे चैप्टर? कोई भी नहीं आ रहा? नहीं सर, हेलो एल्कीन्स और हेलो रिंग्स आ रहा है और फिनोल वाला आ रहा है। तो बड़ी जल्दी जाग गए तुम। अब एक बैच में हेलो एल्कीन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें बैच चेंज करना था ना, जब मैंने बोला था फिजिकल वाले इस बैच में रहेंगे, ऑर्गेनिक वाले हाँ। अब कोई सर बात हेलो एल्कीन्स तो मैंने कर दिया था। नहीं, हेलो एल्कीन्स तो मैंने, पर वो बैच में नहीं किया ना तुमने, यूट्यूब वीडियो से किया होगा ना। हाँ सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा टाइम, तुम कल आना 3 से 4 में, ठीक है? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। यस अश्मीन। ऑलराइट, यस। खुशी एक काम करो, तुम जाओ, तुम, मैं बैग एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, फिर तुम्हें शायद समझ ना आए। नेक्स्ट क्लास से फिर 5 to 6, 6 to 7। ऑलराइट,
हेलो। हाँ मनोज। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ मनोज। अभी 7 बजे आ सकते हो? 7 बजे आ जाना, ठीक है। All right. So you're saying that we should revise electrochem chem. तो electrochem को चलो revise करते हैं and let us do questions of electrochem. ठीक है। तो let us start. जैसे जैसे concept आएगा मैं वैसे ही कराता जाता हूँ. Let us start with back exercise. ठीक है। बैक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं।